कक्षा 9 के विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। हमने हरिशंकर परसाई का व्यंग निबंध प्रेमचंद के फटे जूते शुरू कर रखा है, जिसका तीसरा भाग हम आज पढ़ेंगे। हमने पिछले भाग में यह पढ़ लिया था कि मुंशी प्रेमचंद अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचाने गए हैं और उस फोटो को हरिशंकर परसाई बड़े ही तन्मयता के साथ देख रहे हैं। और फोटो में क्या देख रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद है वो एक टोपी मोटे कपड़े की पहन रखी है, धोती कुर्ता पहन रखा है, गालों की हड्डियां चिपक आई हैं, कमजोर पड़े हुए हैं, मूछे चेहरे को हरार भरा बताती है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन लेखक की दृष्टि एक जगह आकर टिक गई है और वो जगह है बाएं पांव के जूते पर। लेखक का देखता है कि मुंशी प्रेमचंद का बाएं पांव का जूता फटा हुआ है और उससे अंगुली बाहर निकल आई है। और लेखक यह भी देखता है कि बड़ी बेपरवाही से मुंशी प्रेमचंद फोटो खिंचा रहे हैं। लेखक प्रश्न पूछता है, कुछ है मेरे साहित्यिक पुरखे, क्या तुझे पता नहीं है कि तेरे बाएं पांव का जूता फटा हुआ है? अगर तेरी फोटो खिंचाने की ये पोशाक है तो तेरी पहनने की कैसी पोशाक होगी? मगर अगले ही पर लेखक अपना विचार चेंज करता है और कहता कि नहीं, इस आदमी में पोशाक बदलने के गुण नहीं है, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं हो सकती। अर्थात ऐसा नहीं, इसकी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। लाइन का अर्थ क्या था? इसकी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। उसके बाद फिर भी ये कैसा आदमी है, बेपरवाह है, कोई झिझक नहीं, कोई लज्जा नहीं, ये ऐसा क्यों है? जब फोटोग्राफर ने रेडी प्लीज कहा होगा तब गहरे कुएं से आपने मुस्कान को बाहर निकालने का प्रयास किया होगा। अर्थात गहरा कुआं का मतलब देश पराधीनता के दौर से गुजर रहा था, देश की जनता पर शोषण हो रहा था, लेखक खुद अत्याचार से पीड़ित था, तो मुस्कान कहां से निकलती? तो लेखक को ये मुस्कान अधूरी लगती है, विचित्र लगती है, इसमें व्यंग नजर आता है और लेखक ऐसा सोचता है कि कहीं न कहीं मुंशी प्रेमचंद हम भारतीयों पर मुस्कुरा रहे हैं। आगे देखते हैं। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते। लेखक मुंशी प्रेमचंद की फोटो से बात कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि अगर फोटो ही खिंचाना था तो जूते थोड़े ठीक पहन लेते या न खिंचाते। कोई जरूरी था क्या फोटो खिंचाना? फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। शायद पत्नी के साथ बाजार गए हो, पत्नी ने कह दिया हो। पत्नी का नाम क्या था? शिवरानी देवी। वो भी एक साहित्यकार थी, लेखिका थी। तो शिवरानी देवी ने कह दिया होगा एक फोटो खिंचवा लेते हैं, तो आपने कह दिया चल भाई खिंचवा ले। और पोशाक बदलने का गुण है नहीं, जैसा है वैसा खींचेगा। और आडंबर दिखावा लेखक को आता नहीं, मुंशी प्रेमचंद को। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता न हो। और आदमी भी कैसा? जिसको पूरा विश्व जानता हो, भारतीय नहीं, जिसके अंग्रेज भी पीछे पड़े हों, उस आदमी के पास फोटो खिंचाने के लिए जूते न हो। मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूं। हे मेरे लेखक, मेरे आदर्श, मेरे साहित्यिक पुरखे, ये फोटो मुझे बड़ी ही तीखी लग रही है। ये फोटो मुझे दर्द दे रही है। ये फोटो पता नहीं मुझे बेचैनी पैदा कर रही है। कैसे? कि आपके पास फोटो खिंचाने के लिए जूते तक नहीं थे, ड्रेस तक नहीं थी अच्छी सी। मैं आपकी क्लेश को, आपकी पीड़ा को मेरे भीतर महसूस करने लग गया हूं। मगर तुम्हारी आंखों का ये तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। मगर मैं अगले ही पल देखता हूं कि तुम थोड़ा सा मुस्कुरा भी रहे हो तो मुझे ये बेचैनी थोड़ी कम होने लगती है कि लेखक मुंशी प्रेमचंद कोई परवाह नहीं, तो मैं इतना सीरियस, इतना गंभीर क्यों हो रहा हूं? तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। हरिशंकर परसाई क्या करें? तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। अगर तुम फोटो का महत्व समझते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते, पड़ोसी के पास चले जाते, यार 2 मिनट तेरे जूते दे, या घंटे 2 घंटे जूते दे, बाजार जाके आ रहा हूं, एक फोटो खिंचानी है। क्या वो मना करता?
तुझे तो पूरा भारत जानता था, तो क्या मना कर देता कोई? लोग तो मांगे के कोर्ट से वर दिखाई करते हैं। अरे तुझे तो जूता मांगना था। लोग तो जब शादी करने जाते हैं तो मांग कर लाते हैं दुकान वाले से, ड्रेस दे, मेरी शादी है, दुल्हन के पास जाना है। और वास्तव में आज के दिन मांग कर लाते हैं, शेरवानी किराए पर लाते हैं। वो क्या है? मांगना ही है वो। लोग तो शादी कर लेते हैं मांगे कोर्ट से, और वर दिखाई पड़ते हैं, बीन बन जाते हैं, दूल्हे बन जाते हैं, और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। मोटर मांग मांग कर बारात निकाल देते हैं। बोलो फलाने के बारात में 25 गाड़ी आई, 48 गाड़ी आई, तो खुद की थी क्या? वो मांग के तो लाया है। किराए दिया इसका मतलब ये नहीं है कि मांग के नहीं लाया है। किराए दिया तो भी वो मांगी भी माने जाएगी कुछ घंटों के लिए। तो लोग तो मांग मांग के शादी कर लेते हैं, मांग मांग के बारात निकाल लेते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीबी तक मांग ली जाती है। मेरे लेखक है, दूसरे की पत्नी को कहते हैं एक बार यहां से खड़े हो, मेरे को मकान किराए पर चाहिए। किराएदार मकान मालिक कह रहा है कि विवाहित होना चाहिए, तो खड़ी हो जाए थोड़ी सी देर ताकि मकान मिल जाए। लोग तो दूसरे की बीवी तक मांग लेते हैं। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने, और तुमने जूते नहीं मांगे। हे मेरी जनता के लेखक है, तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं, सेंटिमेंट डालते हैं, थोड़ा वो डाल लो, थोड़ा वो डाल लो। क्यों? उनमें बुद्धि नहीं है। अरे फोटो में सुगंध थोड़ी आएगी। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए, उनकी मानसिकता होती है। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि बद्दे से बद्दा आदमी, बुरे से बुरा आदमी, काले से काला आदमी भी एकदम सुंदर नजर आता है, और तुमसे जूते तक नहीं मांगे गए। मेरी जनता के लेखक है, मेरे साहित्यिक पुरखे, मुझे रोना आ रहा है। हाँ, आगे यहां पर लेखक है वो विषमताओं की चर्चा करेगा। इस पूरे पैराग्राफ का प्रतीक अर्थ क्या है कि देश में आज भी बहुत सी असमानताएं हैं। अर्थात जिन्हें उचित मूल्य मिलना चाहिए, या जिन्हें सम्मान मिलना चाहिए, उन्हें नहीं मिल रहा। और जिन्हें सम्मान नहीं मिलना चाहिए उन्हें सम्मान मिल रहा है। आज ये देश की विडंबना है। देखो क्या कहता है, टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। टोपी जो सिर पर पहनी जाती है और जूते जो पैरों में नीचे होते हैं। सस्ता कौन? टोपी, जबकि इसकी कीमत ज्यादा होनी चाहिए, सिर पर रहती है। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। जिसका सम्मान होना चाहिए उसका है नहीं, और जिसका होना चाहिए उसका है नहीं, और जिसका नहीं होना चाहिए उसका सम्मान है। इस लाइन का मतलब है अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है। अब तो एडिडास आ गया, वुडलैंड आ गया, रेड चीफ आ गया, 4000 से नीचे है ही नहीं जूता। अब तो ब्रांड आ गए, और एक जूते पर 2500 टोपियां नौछावर होती हैं। ये तो लेखक ने 1980 के आसपास लिखा होगा। 25 की जगह चाहे अब तो 2500 कर दो। एक जूते की जोड़ी पर 2500 टोपियां आ जाती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे, ये बात लिखी है। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। अर्थात जिसका सम्मान होना चाहिए, सम्मान आप जैसे लोगों का होना चाहिए, था नहीं।
और देश के राजनेता जिन्होंने कुछ किया नहीं इस देश के लिए, उनका सम्मान हो रहा है, उनसे फीता कटवाया जा रहा है। जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनकी फोटो खिंचवाई जा रही है, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनका नाम बड़े बड़े अखबारों में आ रहा है, समाचार पत्रों की सुर्खियों में आ रहे हैं। तो लेखक ने कहा है कि तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। ये विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। मैं भी बहुत बड़ा साहित्यकार हूं। जनता कहती है, मैं नहीं कहता। कौन कहता है? हरिशंकर प्रसाद। जनता मानती है कि मैं भी साहित्यकार हूं, जनता मानती है कि मैं व्यंग्यकार हूं। मुझे भी भ्रष्टाचार चुभता है, मुझे भी नौकरशाही चुभती है, मुझे भी गरीब व्यक्ति की पीड़ा चुभती है, मुझे भी सरकारों से पीड़ा है। मगर आज तक जितनी पीड़ा आज मुझे हुई है उतनी पीड़ा पहले कभी नहीं हुई। न भोला राम का जीव लिखते समय हुई, न ठिठुरता हुआ लोकतंत्र लिखते गणतंत्र लिखते समय हुई, जो पीड़ा आज मुझे हो रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूं, तुम महान कथाकार, पता नहीं तुम क्या क्या कह जाते हो। आपको दुनिया कहती है महान कथाकार, आपको दुनिया कहती है उपन्यास सम्राट, आपको दुनिया कहती है युग परिवर्तक, पता नहीं क्या क्या कहती है। मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। तुम तो युग परिवर्तक हो, उपन्यास सम्राट हो, कथा सम्राट हो, साहित्य के सूर्य हो, मगर जूता फटा हुआ। जब इतने बड़े आदमी को, इतने महान विभूति को देश सही जूता नहीं दे सकता, अच्छा जूता, अच्छी ड्रेस नहीं दे सकता, तो किसको देगा ये देश? ये चुभन है, ये आज भी है। आज भी देश में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग कमा रहे हैं, जो लोग देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका सम्मान नहीं है। उनमें से एक है किसान, दूसरा है मजदूर। अगर देश का किसान और मजदूर 2 दिन के लिए सो जाए तो देश की अर्थव्यवस्था अर्श से फर्श पर आ जाती है, और आज उन दोनों का सम्मान नहीं। तो कहने का अर्थ यह है कि फोटो में तुम्हारा जूता फटा हुआ, ये भाव निकल रहे हैं यहां से लेखक के। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। हरिशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि हालांकि जूता मेरा भी कोई बढ़िया नहीं है, मैं भी गरीबी में दिन काट रहा हूं। और जिन लोगों के पास प्रतिभा है, जो लोग टैलेंटेड हैं, भारत में उन लोगों को इग्नोर किया जाता है, और जो लोग अत्याचार शोषण करते हैं उन लोगों को सम्मान मिलता है। ये लाइन यही कह रही है, मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अब सुनो हम कैसे भारतीय हैं। हरिशंकर प्रसाद कह रहा है कि देख मुंशी प्रेमचंद, जूता तो मेरा भी फटा हुआ है, लेकिन किसी को पता नहीं चलने देता मैं कि जूता फटा हुआ है। मतलब फटा हुआ है, पता नहीं चलने देते, इसका मतलब हम भारतीय कर क्या रहे हैं? दिखावा, पाखंड, आडंबर। और क्या दिखावा, पाखंड और आडंबर से देश प्रगति की राह पकड़ सकता है? अर्थात नहीं। तो लेखक क्या कह रहा है कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। मुंशी प्रेमचंद की तो अंगुली बाहर आई हुई थी, और हरिशंकर प्रसाद का नीचे से जूता फट गया है। चाहे वो किसी को दिखता नहीं हो, लेकिन कंकड़ आता है, पत्थर आता है, कांटा आता है तो सीधा सूखता है, और पैर इतना ऊंचा आता है ना। क्या कह रहा है लेखक कि अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पहनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है, कभी कभी तो अंगूठे से खून भी जा जाते हैं। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। ये क्या है? फॉर्मेलिटी, दिखावा। मुंशी प्रेमचंद के पास क्या नहीं था? फॉर्मेलिटी, दिखावा, पाखंड, आडंबर। और हमारे पास क्या है? ये सब है। हरिशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं कि मेरा जूता नीचे से फटा हुआ है, मगर मैं दुनिया को पता नहीं चलने दे रहा कि फटा हुआ है। चाहे मेरा पंजा पूरा छिल जाए, चाहे खून आ जाए, शरीर का पूरा खून बह जाए, मगर मैं ये पता नहीं चलने दूंगा कि जूता फटा हुआ है। मगर आपका जूता, आपकी अंगुली शेप है, सीधी तो निकली हुई है, जमीन पर नहीं टिक रही हो, लेकिन दुनिया को पता है कि जूता फटा हुआ है। तो जो लोग दिखावा करते हैं वे लोग हमेशा हानि में जाते हैं।
और देश ने दिखावा करते करते 75 साल पार कर लिए। वही लोकतंत्र है, वही सरकारें हैं, कोई 5 साल के लिए आ गया, फिर दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, वैसे लूट रहे हैं, है ना, दिखावा कर रहे हैं। लेखक क्या कह रहा है, हरिशंकर परसाई कह रहे हैं कि हम इतने दिखावे करते हैं और आपके पास एक भी दिखावा नहीं है, अर्थात कृत्रिमता नहीं है। हमारे पास तो पूरी की पूरी बनावटी जीवन शैली है। देखो क्या करें, पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। मुंशी प्रेमचंद के पास दिखावा नहीं है, इस कारण मुंशी प्रेमचंद का पांव शेप है। मेरी अंगुली ढकी हुई है, हरिशंकर परसाई की अंगुली ढकी हुई है, लोगों को पता नहीं चल रहा कि फटा हुआ है, पर नुकसान किसका हो रहा है, खुद का ही हो रहा है। पंजा नीचे से घिस रहा है, खून आ रहा है, नुकसान किसका, दिखावा करने वाले का। इसलिए इस लाइन का मतलब क्या है कि जो जितना अधिक दिखावा करेगा, जितनी अधिक दिखावटी जीवन शैली जिएगा, उसका उतना ही बड़ा नुकसान होगा। आज से दिखावा बंद, रियलिटी चालू। यहां से ये सीख मिलती है। देखो, मुंशी प्रेमचंद के खून नहीं आएगा, पंजा लहूलुहान नहीं होगा, पत्थर नहीं गड़ेगा, कांटा नहीं गड़ेगा, जबकि हरिशंकर परसाई के सब काम होंगे। क्यों? क्योंकि ये दिखावा कर रहा है, ये दिखावा नहीं कर रहा है। इसलिए इस लाइन का मतलब यही है कि हम भारत के लोग तो दिखावे करने में अब इतने आगे बढ़ गए हैं कि अंग्रेजों को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। जूता होना चाहिए 2,500 रुपए का, ड्रेस होनी चाहिए बढ़िया ब्रांड की, और साथ ही साथ गाड़ी होनी चाहिए, विलासिता का जीवन होना चाहिए, चाहे कर्जा हो रहा है। आम आदमी कर्जा उठाया हुआ है, गाड़ी में घूम रहा है, गाड़ी पर फाइनेंस उठा रखा है, बढ़िया मकान बना रखे हैं, फाइनेंस उठा रखा है, हर चीज में। क्यों? क्योंकि हमें विलासी जीवन जीना, दिखावा करना है। तो यहां पर यह बात है कि मेरा पांव सुरक्षित है, मेरी अंगुली देखी है, पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। पर्दा मतलब कौन सा, जैसे अंगुली नहीं दिख रही वो। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते और हम पर्दे का मतलब दिखावा, हम दिखावे पर कुर्बान हो रहे हैं, न्यौछावर हो रहे हैं, और तुम्हारे पास किसी भी प्रकार का कोई दिखावा नहीं था। हे मेरे जनता के लेखक, ये अंतर है एक आम भारतीय में और मुंशी प्रेमचंद में। मुंशी प्रेमचंद के साहित्य में जैसा लिखा है वैसा खुद प्रेमचंद थे। आज का साहित्यकार लिख कुछ और रहा है, उसका जीवन कुछ और है, और बड़े बड़े कवि सम्मेलन कर रहा है, वाह लूट रहा है, तालियां बजवा रहा है। ये अंतर है। जो जितना अधिक दिखावा करेगा वो उतना ही अधिक पछतावा करेगा, और जो जितने अधिक रियल लाइफ जिएगा, रियलिटी के साथ जिएगा, वो उतना ही अधिक सुखी रहेगा। ये मतलब है किसका, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं लाइन का। उम्मीद करता हूं कि अच्छी तरीके से आपको आज का वीडियो भी समझ में आया होगा, और चौथे भाग में हम जो शेष बचा पाठ है वो लेकर आएंगे। आज के बस इतना ही, धन्यवाद।